तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं VVI MVVI ऑब्जेक्टिव मैं बताने वाला हूं क्लास 10 के लिए। जो एग्जाम में हमारा उम्मीद है लगभग इसमें से 30 को ऑब्जेक्टिव आएगा ही आएगा और आप 80 से अधिक नंबर उठा सकते हैं। क्योंकि मैं इसके बाद वाला जो वीडियो बनाऊंगा आपका लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बनाऊंगा। सबसे पहले आज ऑब्जेक्टिव हम कर लेते हैं 50 MVVI। चलिए तो शुरुआत करते हैं। यहाँ पर 10th क्लास के लिए है। पहला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश से हुआ? तो राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश से हुआ? अगर याद होगा तो आप लोग कमेंट करते जाइएगा। फिलहाल मैं यहाँ पर आंसर डायरेक्ट लिखता हूँ। राष्ट्रवाद का प्रारंभ जो हुआ था वह फ्रांस से हुआ था। कहाँ से हुआ था? फ्रांस से हुआ था। अगला क्वेश्चन है हमारा 2 नंबर क्वेश्चन है, फ्रांस की क्रांति हुई थी, कब हुई थी फ्रांस की क्रांति? फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? आंसर आता होगा तो कमेंट में करते जाइएगा। 1789 ईस्वी में हुई थी। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? 1789 ईस्वी में हुई थी। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत छोड़ो आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? सभी को याद होगा भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो किसने किया था याद होगा सबको? महात्मा गांधी। कमेंट में करते जाइए सब आदमी, महात्मा गांधी। जो व्यक्ति कमेंट में अगर 30 नंबर बना लेते हैं 50 में 30, समझिए उसका तैयारी बिल्कुल अच्छा है। महात्मा गांधी। भारत छोड़ो आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? महात्मा गांधी। बहुत अच्छा। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, चौरी चौरा कांड किस वर्ष पारित हुआ? क्वेश्चन क्या है? चौरी चौरा कांड किस वर्ष पारित हुआ? किस वर्ष पारित हुआ? तो आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर 1922 ईस्वी। कब पारित हुआ था? 1922 ईस्वी में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई? सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई? तो यहाँ पर सही आंसर आपका हो जाएगा, कब हुआ था शुरुआत? तो नमक कानून को तोड़ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस घोषणा के द्वारा की गई थी? शुरुआत किस घोषणा के द्वारा की गई थी? किस घोषणा के द्वारा? तो नमक कानून के उल्लंघन करने के लिए। नमक कानून को उल्लंघन करने के लिए हुआ था। उल्लंघन करने हेतु। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस कब लौटे? तो सबको याद होगा ये क्वेश्चन। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे? एक बार बोल दीजिए, कब लौटे? दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे? तो 1915 ईस्वी में। बहुत अच्छी बात है, 1915 ईस्वी। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? ये क्वेश्चन भी लगभग याद ही होगा सबको। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो कहाँ है? न्यूयॉर्क में। चलिए अगला क्वेश्चन है 8वां नंबर हमारा क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की जो स्थापना हुई थी 1945 ईस्वी में हुई। कब हुई? 1945 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक महामंदी का प्रभाव कब से हुआ? आर्थिक महामंदी, ये भी क्वेश्चन बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है, यह आता ही आता है। आर्थिक महामंदी की शुरुआत कब से हुआ? तो यहाँ पर सही आंसर आपका कितना हो जाएगा? 1929 ईस्वी में हो जाएगा। अगला देखते हैं, भूमि
भूमि कौन सा संसाधन है? भूमि डैश संसाधन है। तो भूमि कौन सा संसाधन है? प्राकृतिक। प्रकृति ने हमको भूमि प्रदान किया है। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे यहाँ पर। तो अगला क्वेश्चन है हमारा 11 नंबर। यहाँ पर चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है? चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? तो लैटेराइट मिट्टी जो है उपयुक्त है चाय की खेती के लिए। याद रखिएगा, लैटेराइट मिट्टी। अगला क्वेश्चन है आपका, कौन सा संसाधन पुनः चक्रीय होता है? तो बहुत सारे संसाधन है, उसमें ऑप्शन के अनुसार काम करेंगे। तो यहाँ पर लोहा है, पुनः चक्रीय संसाधन तो बहुत सारे हैं, जिसमें एक उदाहरण यहाँ पर था हमारा लोहा। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का कारण। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का कारण क्या है? तो पंजाब में कौन सा कारण है? अधिक सिंचाई करना। ठीक है, अधिक सिंचाई। चलिए अगला क्वेश्चन है 14 नंबर हमारा यहाँ पर है, नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण कौन सा नहीं है? नवीकरणीय संसाधन बहुत सारे होंगे जो नवीकरणीय नहीं होंगे, मतलब दोबारा प्राप्त नहीं किया जा सकते हैं, जिनमें एक उदाहरण नहीं है। नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण नहीं है, तो हमारा एक आंसर इसका हो जाएगा जीवाश्म ईंधन। तो ये ऑप्शन सही इसमें था हमारा, लेकिन हमने ऑप्शन को हटा दिया। आप लोग डायरेक्ट अगर याद रखिएगा तो एग्जाम में डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं, नहीं तो अगर ऑप्शन वाइज आप 4 ऑप्शन रहता है, 4 में अगर एक याद करते हैं तो आप वहां पर कंफ्यूज हो जाएंगे कि चारों में एक कौन है। अगर डायरेक्ट रूप से आप जीवाश्म ईंधन याद किए हुए हैं तो डायरेक्ट आंसर कर लीजिएगा आसानी से। इसलिए हम ऑप्शन नहीं दे रहे हैं, डायरेक्ट आंसर कर रहे हैं यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, सलाल बांध किस नदी पर है? सलाल बांध, देखिए सलाल बांध किस नदी पर है? चिनाब नदी पर। किस नदी पर है? याद रखिएगा, इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चिनाब नदी। चलिए अगला, चिनाब किस बांध पर स्थित है? तो चिनाब। अगला क्वेश्चन है, बांधों को डैश भी कहा जाता है। बांध को और क्या नाम कहते हैं? दूसरा नाम, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह। बांध को डैश भी कहा जाता है। दूसरा नाम बांध का दूसरा नाम बहुउद्देशीय परियोजना। क्या नाम है? बहुउद्देशीय परियोजना। बहुउद्देशीय परियोजना। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, मोटे अनाज के अंतर्गत ज्वार। चलिए अगला 17 नंबर क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, मोटे अनाज के अंतर्गत कौन सा? मोटे अनाज के नाम, मोटे अनाज के अंतर्गत कौन सा फसल आता है? तो मोटे अनाज के अंतर्गत बहुत सारे हैं, तो यहाँ ऑप्शन के अनुकूल ज्वार हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, रोपण फसल। तो रोपण फसल का मैं ट्रिक भी बताया था, तो यहाँ पर बात करेंगे हम ऑप्शन के अनुकूल। रोपण फसल कौन सा हो जाएगा? गन्ना हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, रेशेदार फसल। रेशेदार फसल, तो इसमें भी इसके अनुकूल क्या हो जाएगा? रेशेदार, जूट हो जाएगा, जूट। ठीक है, अगला है 20 नंबर क्वेश्चन है, कोरबा प्रसिद्ध है। कोरबा किसके लिए प्रसिद्ध है? किसके लिए प्रसिद्ध है?
कोरबा जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? कोयला के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है? कोयला के लिए प्रसिद्ध है, कोयला के लिए। अगला क्वेश्चन है आपका, ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत कौन है? ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत कौन सा है? तो ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत क्या है? कोयला ही हो जाएगा, कोयला। अगला क्वेश्चन है आपका, एंथ्रासाइट का संबंध किस खनिज से है? एंथ्रासाइट का संबंध किससे है? तो ये भी हो जाएगा कोयला से। कोयला का अयस्क है एंथ्रासाइट, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मुंबई हाई प्रसिद्ध है किसके लिए? मुंबई हाई प्रसिद्ध है, जल्दी से आंसर कमेंट में कीजिए। किसके लिए प्रसिद्ध है मुंबई हाई? तेल शोधक कारखाना के लिए, तेल शोधक कारखाना के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर है, भारत में पवन ऊर्जा का विशाल केंद्र कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। पवन ऊर्जा का भारत में, भारत की बात हम कर रहे हैं, भारत में पवन ऊर्जा का क्या विशाल केंद्र कहाँ स्थित है? विशाल केंद्र कहाँ स्थित है? तो हो जाएगा तमिलनाडु, तमिलनाडु। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन है आपका, झाड़िया प्रसिद्ध है किसके लिए? कोयला के लिए। झाड़िया किसके लिए प्रसिद्ध है? ये भी अयस्क होगा। किसके लिए प्रसिद्ध है? कोयला के लिए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर 26 नंबर, किस वस्तु का निर्यातक भारत नहीं करता? तो उर्वरक का निर्यातक। भारत किस वस्तु का निर्यातक नहीं करता? किस वस्तु का निर्यातक नहीं है? तो क्या हो जाएगा? उर्वरक का निर्यातक भारत नहीं करता है। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था यह। अगला क्वेश्चन है आपका 27, पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय, पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय है मुंबई। याद रखिएगा, मुंबई। 28 नंबर क्वेश्चन है आपका, दो देशों के बीच वस्तुओं का आदान प्रदान क्या कहलाता है? दो देशों के बीच वस्तु का आदान प्रदान क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? तो वस्तु का आदान प्रदान को हम कहते हैं विनिमय। तो दो देश है तो यहाँ हो जाएगा राष्ट्रीय, क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय विनिमय हो जाएगा, ठीक है। राष्ट्रीय व्यापार बोल सकते हैं, राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। दो देश के बीच जब वस्तु का आदान प्रदान होगा तो राष्ट्रीय व्यापार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण 1953 में हुआ। कब हुआ था? 1953 में हुआ था। अगला 1853 में रेलवे का शुरुआत किया गया था भारत में। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर हमारा, श्रीलंका में कौन सा बहुसंख्यक वर्ग है? श्रीलंका में कौन सा बहुसंख्यक वर्ग है? तो सिंगली हो जाएगा, ठीक है। तो श्रीलंका में कौन सा बहुसंख्यक वर्ग
कौन सा बहुसंख्यक वर्ग है? तो सिंगली है, हमने बताया क्या है, सिंगली। चलिए अगला 31 नंबर है क्वेश्चन हमारा। बेल्जियम के सामुदायिक सरकार में किसके मध्य सत्ता में साझेदारी है? बेल्जियम के सामुदायिक सरकार में किसके मध्य सत्ता में साझेदारी है? तो यहां पर सही आंसर आपका हो जाएगा विभिन्न सामाजिक समूहों के मध्य। विभिन्न सामाजिक समूहों के मध्य। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत का संघीय राज्य नहीं है, दिल्ली नहीं माना जाता है, ठीक है। भारत का संघीय राज्य नहीं है, दिल्ली को नहीं माना जाता है संघीय राज्य। याद रखिएगा, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज की स्थापना कब हुई? भारत में पंचायती राज की स्थापना कब हुई? तो 1992 में हुई थी, 1992 में। अगला क्वेश्चन है हमारा, समवर्ती सूची से संबंधित विषय नहीं है। समवर्ती सूची से संबंधित विषय नहीं है, बहुत सारे हैं, जिनमें एक है विदेशी मामले। विदेशी मामले को समवर्ती सूची में नहीं रखा गया, ठीक है। अगला है 35 हमारा, भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा। तो सबको याद होगा, भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा, भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा सबको याद होगा। बोलिए बबली, क्या हो सकता है? हिंदी। बहुत अच्छा। सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी हो जाएगी? हिंदी। बहुत अच्छा, हिंदी भाषा सबसे ज्यादा बोला जाता है भारत में। चलिए अगला क्वेश्चन है 36, भारतीय संविधान की 8वीं सूची में कितना भाषा है? भारतीय संविधान के 8वीं सूची में कितनी भाषा का उल्लेख है? कितनी भाषा है? ये भी लगभग सबको याद होगा, 22। बहुत अच्छा। अगला है हमारा यहाँ पर, काले दस्ताने एवं बंदी मुठियां किसके प्रतीक थी? काली दस्ताने एवं बंदी मुठियां किसकी प्रतीक थी? तो ये आंसर है थोड़ा सा अश्वेत शक्ति की। अश्वेत शक्ति की। चलिए बातचीत नहीं कीजिए आप लोग। 39 नंबर, आप लोग बातचीत बहुत करने लगते हैं ना। नर्मदा बचाओ आंदोलन किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है यह? सरदार सरोवर बांध। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था यह। अगला है, नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना कब हुई? नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना कब हुई थी? 2008 ईस्वी में। कब हुई थी? 2008 ईस्वी में। चलिए अगला क्वेश्चन है 41 हमारा।
41 क्वेश्चन है, मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? मानव अधिकार दिवस, यह भी क्वेश्चन सभी को याद होगा। मानव अधिकार दिवस सबको याद होगा, 10 दिसंबर, 10 दिसंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 42। चलिए 42 क्वेश्चन, किस एक देश को छोड़कर हर जगह तानाशाही पर लोकतंत्र को प्राथमिकता है? किस एक देश को छोड़कर, किस एक देश को छोड़कर हर जगह तानाशाही पर लोकतंत्र को प्राथमिकता है? ध्यान कीजिए, इसका आंसर क्या होगा सही? पाकिस्तान को छोड़कर। ठीक है, पाकिस्तान को छोड़ दीजिए, बाकी हर जगह तानाशाही पर लोकतंत्र को प्राथमिकता दी गई है। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, भारत में मताधिकार की आयु, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इजी क्वेश्चन। भारत में मताधिकार यानी मतदान देने का अधिकार की आयु कितनी है? 18 वर्ष। बहुत अच्छा, सही आंसर है आपका। चलिए अगला क्वेश्चन है 44, 44 नंबर है, राजनीति एक डैश का क्षेत्र है? राजनीति एक डैश का क्षेत्र है। तो राजनीति जो है आपका किसका क्षेत्र है? संभावनाओं का क्षेत्र है, संभावनाओं का क्षेत्र है। ठीक है, अगला है 45 आपका क्वेश्चन, किसे औसत आय कहते हैं? किसे औसत आय कहते हैं? किसे औसत आय कहते हैं? प्रति व्यक्ति आय को, प्रति व्यक्ति आय को औसत आय कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका 46, मानव विकास रिपोर्ट 2018 में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? मानव विकास रिपोर्ट 2018 में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था? तो 130वां स्थान प्राप्त हुआ, पूरे देश में 130वां स्थान। 47 नंबर, अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो इसे सब्सक्राइब कर अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है यह क्वेश्चन, जो कि एग्जाम में हमारा उम्मीद है इससे अधिकतर क्वेश्चन रहेंगे। और हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो आपको एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। निम्न में कौन सा विकसित देश है? कौन सा विकसित देश है? तो फ्रांस है आपका। 48 नंबर है आपका क्वेश्चन, किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक? तो हरियाणा हो जाएगा, हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय क्या है? सर्वाधिक। 49 नंबर है क्वेश्चन आपका, कृषि क्षेत्र को कौन सा क्षेत्र कहते हैं? कृषि क्षेत्र को कौन सा क्षेत्र कहा जाता है? प्राथमिक क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? प्राथमिक क्षेत्र। 50 नंबर, सेवा क्षेत्र को कौन सा क्षेत्र कहेंगे? सेवा क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र बोला जाता है, तृतीयक क्षेत्र। तो एक और बच गया औद्योगिक क्षेत्र, तो किसको बोला जाता है? औद्योगिक क्षेत्र को क्या कहते हैं? औद्योगिक क्षेत्र को
द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है, द्वितीयक क्षेत्र का। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कोई एक क्वेश्चन तो रहता ही है एग्जाम में, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका मैंने 51 क्वेश्चन करवाया और उम्मीद करता हूं कि आप लोग को याद भी हुआ होगा।